हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमर्स क्लासेज बाय डॉक्टर सतीश कुमार श्रीवास्तव में। दोस्तों, जैसा कि आपने हमारे जो पहले वाले वीडियो थे उनमें देखा कि हमने आपको इनकम टैक्स बहुत विस्तार से पढ़ाया है। 2-3 वीडियो हमने अपलोड किया है, उसमें हमने आपको बताया कि इनकम टैक्स क्या है, इसकी परिभाषाएं क्या हैं, जो इंपॉर्टेंट डिफिनीशंस थी वो भी आपको बताया, इसका पूरा इंट्रोडक्शन बताया। इसके बाद हमने आपको बहुत विस्तार से इसका रेजिडेंटल स्टेटस या निवासी स्थिति बताया है कि एक करदाता कब भारत में निवासी होता है, कब असाधारण निवासी होता है और कब अनिवासी होता है। आज हम उसी परिप्रेक्ष्य में आपको बताना है कि एक करदाता यदि भारत में निवासी है तो उसकी कौन कौन आयों पर उसको टैक्स देना है, अगर भारत में असाधारण निवासी है तो उसकी कौन कौन सी आयों पर टैक्स देना है, और अगर भारत में अनिवासी है तो उसको कौन कौन सी आयों पर टैक्स देना है। तो ये आज आपको बताना है। तो आज हम एक बहुत ही शानदार आपका जो सेशन है वो है टैक्स लायबिलिटी ऑन द बेसिस ऑफ रेजिडेंटल स्टेटस। टैक्स लायबिलिटी ऑन द बेसिस ऑफ टैक्स लायबिलिटी on the basis of residential status। तो टैक्स लायबिलिटी में आपका आज जैसा कि आप जानते हैं कि एक करदाता का कर भार उसके गत वर्ष की निवासी स्थिति पर निर्धारित होता है। एक करदाता की कौन कौन सी आय भारत में कर योग्य होगी, कौन कौन सी आय भारत में कर योग्य नहीं होगी, कौन सी भारतीय आय कर योग्य होगी, कौन सी विदेशी आय कर योग्य नहीं होगी, इनका सबका अध्ययन आपको इस चैप्टर पर करना है जिसका नाम है टैक्स लायबिलिटी ऑन द बेसिस ऑफ रेजिडेंटल स्टेटस। अर्थात निवास स्थान के आधार पर करदाताओं का कर दायित्व। निवास स्थान के आधार पर कर दायित्व। तो आज आपका ये टॉपिक रहेगा और इस पर हमको आज विस्तार से चर्चा करना है। तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि निवास स्थान के आधार पर करदाता 3 प्रकार के होते हैं। निवास स्थान के आधार पर करदाता कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। तो उन तीनों करदाताओं का आपको ये देखना है कि उनकी कौन कौन सी आय भारत में कर योग्य होगी, माने कौन सी भारतीय आय उनकी कर योग्य होगी और कौन सी विदेशी आय यहाँ पर कर योग्य होगी। तो जो तीनों प्रकार के करदाता है, मतलब निवासी, असाधारण निवासी, अनिवासी, रेजिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट, इन तीनों प्रकार के करदाताओं की कौन कौन सी आय भारत में कर योग्य होती हैं, तो इसका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं टैक्स लायबिलिटी इन केस ऑफ रेजिडेंस। टैक्स लायबिलिटी टैक्स लायबिलिटी इन द केस ऑफ रेजिडेंट। निवासी करदाता की दशा में निवासी करदाता की दशा में कर दायित्व। निवासी करदाता की दशा में कर दायित्व। तो देखिए दोस्तों, एक करदाता यदि भारत में निवासी है, अब निवासी कब होता है ये हम आपको कल बता चुके हैं। निवासी बनने के लिए एक करदाता को क्या करना पड़ेगा? एक अगर व्यक्ति करदाता है तो हमने आपको कल 2 आधार शर्तें बताई थी। उन 2 आधार शर्तों में से कोई करदाता यदि एक आधार शर्त पूरी कर लेता है और एक आधार शर्त पूरी करने के साथ साथ दोनों अतिरिक्त शर्तों को पूरी कर लेता है तो भारत में निवासी बन जाता है। तो जब भारत में निवासी बन जाता है तो जो अब हम आपको यहाँ पर आय लिखाएंगे वो आय निवासी की दशा में कर योग्य हो जाती हैं। अब वो आय कौन कौन सी हैं? नंबर 1, जो नंबर 1 आय है इनकम, और थोड़ा सा बड़ा लिखना पड़ेगा नहीं तो आपके कैमरे में आएगा नहीं। नंबर 1 इनकम earned in India, income earned in India but received outside of India, but received outside
आउटसाइड ऑफ इंडिया, मतलब ऐसी आय जो कहाँ पर कमाई जा रही है, भारत में कमाई जा रही है। ऐसी आय जो भारत में कमाई जा रही है परंतु भारत के बाहर प्राप्त हो रही है, रिसीव्ड आउटसाइड ऑफ इंडिया। ऐसी आय जो भारत में कमाई जाती है परंतु विदेश में प्राप्त होती है, रिसीव्ड आउटसाइड ऑफ इंडिया। इनकम एयर्ड इन इंडिया बट रिसीव्ड आउटसाइड ऑफ इंडिया, मतलब ऐसी आय जो भारत में कमाई जा रही है और विदेश में प्राप्त हो रही है। जैसे एक कोई करदाता है, मान लीजिए कि भारत में वो कहीं पर सर्विस कर रहा है, अमेरिका जैसे कानपुर में सर्विस कर रहा है, दिल्ली में सर्विस कर रहा है, इलाहाबाद में सर्विस कर रहा है। तो अगर कोई व्यक्ति भारत में आय को कमा रहा है, आय कमाना आप जानते हैं जहाँ पर हम अपनी आय कमाने का काम करते हैं, जहाँ पर हम कोई आय उपार्जित होती है, जहाँ पर हम मतलब अपना ऐसी एक्टिविटीज़ करते हैं कि हमको ये आय मिल जाए। तो अगर हम कोई आय भारत में कमा रहे हैं परंतु रिसीव कहाँ हो रही है, आउटसाइड ऑफ इंडिया, परंतु वही आय हमको जो पैसा मिलेगा कहाँ मिल रहा है, विदेश में मिल रहा है। जैसे हम कोई सर्विस कानपुर में कर रहे हैं परंतु जो हमको वेतन मिल रहा है वो अमेरिका में मिल रहा है। तो क्या हुआ, हम आय जो है तो अर्न कर रहे हैं भारत में परंतु प्राप्त हो रही है अमेरिका में। इनकम अर्न्ड इन इंडिया बट रिसीव्ड इन अमेरिका। ऐसी आय जो हम भारत में कमाते हैं और विदेश में प्राप्त करते हैं, तो इस दशा में यदि करदाता निवासी है, करदाता क्या है, अगर निवासी है तो निवासी की दशा में ऐसी आय कर योग्य हो जाती है। ऐसी आय जो भारत में कमाई जाती है और भारत के बाहर प्राप्त होती है, ऐसी आय एक निवासी की दशा में कर योग्य हो जाती है। ये हमारा पॉइंट नंबर 1 है। अब नंबर 2, इनकम अर्न्ड आउटसाइड ऑफ इंडिया, outside of India but received in India, but received in India। अब दूसरी कंडीशन हमारी कहती है कि ऐसी आय जो अर्न्ड आउटसाइड ऑफ इंडिया, मतलब जो हम भारत के बाहर कमा रहे हैं बट रिसीव्ड इन इंडिया, परंतु हमको प्राप्त कहाँ हो रही है, भारत में हो रही है। ऐसी आय जो हम भारत के बाहर कमाते हैं परंतु प्राप्त हमको भारत में हो रही है। जैसे मान लीजिए कि हम सर्विस कर रहे हैं अमेरिका में, मान लीजिए पढ़ाते हैं तो अमेरिका का कोई विश्वविद्यालय है, वहाँ पढ़ा रहे हैं, पढ़ाने के बदले में हमको वेतन यहाँ भारत में मिल रहा है। तो हमारी आय कैसी हो जाएगी, इनकम अर्न्ड इन अमेरिका बट रिसीव्ड इन इंडिया, मतलब आय हम अमेरिका में कमा रहे हैं परंतु मिल हमको भारत में, आय जो हमको पैसा मिल रहा है, जो हमको सैलरी मिल रही है, जो हमको प्राप्त हो रहा है, कहाँ प्राप्त हो रहा है, भारत में। तो ऐसी आय जो हम विदेश में कमाते हैं परंतु प्राप्त हमको भारत में होती है, ऐसी आय भी एक निवासी की दशा में कर योग्य हो जाती है। ऐसी आय जो हम विदेश में कमाते हैं, विदेश में अर्न करते हैं, विदेश में अर्न हो रही है, विदेश में कमा रहे हैं, विदेश में उपार्जित हो रही है, परंतु यदि पैसा हमको उसके बदले में जो पैसा मिल रहा है वो भारत में मिल रहा है, तो ऐसी आय हमारी निवासी की दशा में कर योग्य हो जाती है। ये हमारी दूसरी कंडीशन हो गई। तीसरी कंडीशन, इनकम earned and received in India। इनकम अर्न्ड एंड रिसीव्ड इन इंडिया, कोई आय हमारी ऐसी हो सकती है जो हम भारत में ही कमाते हैं और भारत में ही प्राप्त होती है। जैसे हम यहाँ भारत में पढ़ा रहे हैं और इसके बदले में हमको भारत में ही वेतन मिल रहा है, तो हमारी कैसी आय हो गई, इनकम अर्न्ड एंड रिसीव्ड इन इंडिया, मतलब हम यहीं पर आय कमा रहे हैं भारत में और यहीं पर हमको वेतन भी मिल रहा है, मतलब यहीं पर हम आय कमा रहे हैं और यहीं पर हमको प्राप्त भी हो रहा है। तो अगर दोनों केस भारत में हो रहे हैं तो ऐसी दशा में करदाता यदि रेजिडेंट है, निवासी है, तो ऐसी दशा में भी हमारी आय भारत में कर योग्य हो जाती है। कैसी दशा में, ऐसी आय जो हम भारत में ही कमाते हैं और भारत में ही प्राप्त करते हैं, तो ऐसी दशा में करदाता यदि निवासी है तो उसकी आय कर योग्य हो जाती है। अब नंबर 4, इनकम अर्न्ड एंड रिसीव्ड आउटसाइड ऑफ इंडिया।
अब हमारी ऐसी आय भी हो सकती है जो हम कमाना और प्राप्त करना, ईयर्ड माने कमाना और रिसीव्ड माने प्राप्त होना। ऐसी आय जो हम भारत के आउटसाइड ऑफ इंडिया मतलब भारत के बाहर विदेश में, अगर कोई हमारी ऐसी आय है जो हम भारत के बाहर ही कमाते हैं और भारत के बाहर ही प्राप्त करते हैं, जैसे हम अमेरिका में सर्विस करते हैं और वहीं पर हमको वेतन मिल रहा है, मतलब हम क्या कर रहे हैं, अमेरिका में ही सर्विस कर रहे हैं और अमेरिका में ही हमको वेतन मिल रहा है, तो ऐसी दशा में करदाता यदि निवासी है तो ऐसी दशा में भी उसको भारत में टैक्स देना पड़ेगा। अगर करदाता निवासी है तो ऐसी आय पर जो विदेशी आय है, विदेशी आय का मतलब है कि मतलब अमेरिका में विदेश में ही वो कमाई जाती है, विदेश में ही प्राप्त की जा रही है, परंतु करदाता यदि निवासी है तो ऐसी आय पर भी उसको टैक्स देना पड़ेगा। तो ये आपकी 4 ऐसी कंडीशन हैं, 4 ऐसी शर्तें हैं कि अगर करदाता निवासी है, रेजिडेंट है, तो उसको भारत में टैक्स देना पड़ेगा। अब 4 शर्तें एक बार और देख लीजिए। इनकम ईयर्ड इन इंडिया बट रिसीव्ड आउटसाइड ऑफ इंडिया, ऐसी आय जो भारत में कमाई जाती है और भारत के बाहर प्राप्त होती है, तो ऐसी आय भारत में एक निवासी की दशा में कर योग्य हो जाती है। नंबर 2, इनकम ईयर्ड आउटसाइड ऑफ इंडिया बट रिसीव्ड इन इंडिया, ऐसी आय जो भारत में कमाई जाती है और भारत के बाहर प्राप्त होती है, तो ऐसी आय भी भारत में कर योग्य हो जाती है। इनकम ईयर्ड एंड रिसीव्ड इन इंडिया, ऐसी आय जो भारत में ही कमाई जाती है और भारत में ही प्राप्त होती है, तो ऐसी आय भी एक निवासी की दशा में कर योग्य हो जाती है। और चौथा है इनकम ईयर्ड एंड रिसीव्ड आउटसाइड ऑफ इंडिया, ऐसी आय जो भारत के बाहर ही कमाई जाती है और भारत के बाहर ही प्राप्त होती है, वो भी एक निवासी की दशा में कर योग्य हो जाती है। तो ये हमारी 4 ऐसी कंडीशनें हैं जो एक निवासी की दशा में कर योग्य होती हैं। अब हम दूसरा पॉइंट देखते हैं कि करदाता यदि असाधारण निवासी है, मतलब नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, तो उसकी कौन कौन सी आय भारत में कर योग्य हो जाएंगी। असाधारण निवासी की दशा में कर दायित्व, असाधारण निवासी की दशा में कर दायित्व। टैक्स लायबिलिटी in the case of not ordinary resident, असाधारण निवासी की दशा में कर दायित्व। अगर करदाता असाधारण निवासी है तो उसकी कौन कौन सी आयों पर भारत में कर देना पड़ेगा, ये आप समझ लीजिए। नंबर 2 में यदि करदाता भारत में असाधारण निवासी है तो उसको किन किन आयों पर टैक्स देना पड़ेगा। तो जो निवासी की ये 3 कंडीशन है, निवासी की हमने शुरू में आपको जो 3 कंडीशन है, इन तीनों कंडीशन में आपको असाधारण निवासी की दशा में भी कर देना पड़ेगा। अब जैसे हमने पहली कंडीशन आपको निवासी में बताई थी कि इनकम ईयर्ड इन इंडिया बट रिसीव्ड आउटसाइड ऑफ इंडिया, ऐसी आय जो भारत में कमाई जा रही है परंतु भारत के बाहर प्राप्त होती है, तो ऐसी आय एक असाधारण निवासी की दशा में भी कर योग्य हो जाएगी। किसकी दशा में? नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट की दशा में भी ऐसी आय कर योग्य हो जाएगी जो भारत के बाहर कमाई जाती है और भारत में प्राप्त होती है, तो असाधारण निवासी की दशा में ऐसी आय कर योग्य हो जाती है। दूसरा है इनकम ईयर्ड आउटसाइड ऑफ इंडिया बट रिसीव्ड इन इंडिया, ऐसी आय जो भारत के बाहर कमाई जा रही है और भारत में प्राप्त हो रही है, रिसीव्ड इन इंडिया, और भारत में प्राप्त हो रही है, ऐसी आय भी असाधारण निवासी की दशा में कर योग्य हो जाती है। और तीसरा है इनकम ईयर्ड एंड रिसीव्ड इन इंडिया, ऐसी आय जो भारत में ही कमाई जाती है और भारत में ही प्राप्त होती है, तो ऐसी आय भी ये आपके असाधारण निवासी की दशा में कर योग्य हो जाती है। तो आपकी ये 3 कंडीशन हैं जो असाधारण निवासी की दशा में कर योग्य होती हैं। इसमें एक चौथी कंडीशन भी है,
इनकम फ्रॉम बिजनेस, इनकम फ्रॉम बिजनेस which is situated outside of India, India, but control from India, इंडिया। देखिए जो चौथा आपका पॉइंट इसमें बढ़ रहा है असाधारण निवासी में, क्या हो गया, इनकम फ्रॉम बिजनेस विच इज सिचुएटेड आउटसाइड ऑफ इंडिया बट कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, मतलब ऐसे व्यापार से आय जो भारत के बाहर स्थापित है परंतु जिसका नियंत्रण और प्रबंध भारत में स्थित है। भारत के बाहर स्थापित ऐसे व्यापार एवं पेशे से आय जो भारत के बाहर स्थापित है, सिचुएटेड आउटसाइड ऑफ इंडिया माने भारत के बाहर स्थित हैं परंतु बट कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, मतलब उनका नियंत्रण और प्रबंध भारत में है। नियंत्रण और प्रबंध का मतलब है जहाँ पर संचालकों की मीटिंग होती है, जहाँ पर बैठ के हम रूपरेखा बनाते हैं, कैसे व्यापार करना है, कैसे पूंजी लगाना है, किस प्रकार व्यापार बढ़ाना है, संचालक जहाँ पर बैठते हैं और अपनी पूरी रूपरेखा बनाते हैं, जहाँ पर वो मीटिंग करते हैं, तो ये कहा जाता है कि ये व्यापार वहाँ से कंट्रोल हो रहा है। तो इस प्रकार से अगर कोई व्यापार ऐसा है जो विदेश में स्थित है, अगर कोई व्यापार ऐसा है जो विदेश में स्थित है परंतु उसका नियंत्रण और प्रबंध भारत में है, तो ऐसे व्यापार की आय भी एक असाधारण निवासी की दशा में, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट की दशा में कर योग्य हो जाती है। ऐसे व्यापार से आय जो भारत के बाहर स्थित है परंतु जिसका नियंत्रण और प्रबंध भारत में है, ऐसे व्यापार की आय भी असाधारण निवासी या नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट की दशा में कर योग हो जाती है। तो ये आपके 4 बिंदु इसमें भी है, 3 बिंदु आपके वही हैं जो निवासी की दशा में है और चौथा बिंदु आपका ऐसा है जो असाधारण निवासी की दशा में कर योग है कि ऐसे व्यापार की आय जो भारत के बाहर स्थित है और जिसका नियंत्रण और प्रबंध भारत में है, तो असाधारण निवासी की दशा में ऐसी आय कर योग हो जाती है। अब करते हैं तीसरा, आ जाएगा आपका अनिवासी की दशा में कर दायित्व। अनिवासी की दशा में कर दायित्व। तीसरा आपका आ जाएगा अनिवासी की दशा में कर दायित्व। अनिवासी इन केस ऑफ नॉन रेजिडेंट। टैक्स लायबिलिटी इन द केस ऑफ नॉन रेजिडेंट। अनिवासी की दशा में कर दायित्व। अगर करदाता भारत में अनिवासी है तो उसकी कौन कौन सी आय भारत में कर योग हो जाएंगी, ये आपको देखना है। तो यहाँ पर आपके ऊपर के जो 3 पॉइंट हैं वो सेम रहेंगे। आपके जो ऊपर के 3 पॉइंट हैं वो इसमें भी रहेंगे और चौथा पॉइंट इसमें नहीं रहेगा। अनिवासी की दशा में केवल यही 3 बिंदु हैं, यही 3 दशाएं हैं जो करदाता के अनिवासी की दशा में कर योग होती हैं। पहला है आपका इनकम ईयर्ड इन इंडिया बट रिसीव्ड आउटसाइड ऑफ इंडिया। ऐसी आय जो भारत में कमाई जाती है और भारत के बाहर प्राप्त होती है, तो ऐसी आय आपकी भारत में कर योग हो जाएगी। ऐसी आय जो भारत में कमाई जा रही है और भारत के बाहर प्राप्त हो रही है, तो अनिवासी की दशा में, नॉन रेजिडेंट की दशा में भी कर योग हो जाएगी। नंबर 2, इनकम ईयर्ड आउटसाइड ऑफ इंडिया बट रिसीव्ड इन इंडिया। ऐसी आय जो भारत के बाहर कमाई जा रही है बट रिसीव्ड इन इंडिया, भारत में प्राप्त हो रही है, तो ऐसी आय भी नॉन रेजिडेंट या अनिवासी की दशा में कर योग हो जाएगी। ऐसी आय जो भारत के बाहर कमाई जाती है परंतु भारत में प्राप्त हो रही है, रिसीव्ड इंडिया हो रही है, तो ऐसी आय भारत में कर योग हो जाएगी। और तीसरा है इनकम ईयर्ड एंड रिसीव्ड इन इंडिया। ऐसी आय जो भारत में ही कमाई जाती है, भारत में ही प्राप्त होती है, ऐसी आय
अनिवासी की दशा में कर योग हो जाती है। तो ये आपका केवल यही 3 ऐसे बिंदु हैं जो एक करदाता की दशा में कर योग होते हैं। अगर वो निवासी है तो उसकी कौन कौन सी आयकर योग होंगी, अगर वो असाधारण निवासी है तो उसकी कौन कौन सी आयकर योग होंगी, और यदि वो अनिवासी है तो उसकी कौन कौन सी आयकर योग होंगी। ये हमने भी आपको सब बिंदुवार सब बता दिया। अब देखिए, हम आपको एक चार्ट बना के बता रहे हैं कि कौन कौन सी आय, अगर निवासी भारत में निवासी है करदाता तो कौन सी आयकर योग होगी, अगर असाधारण निवासी है तो कौन सी आयकर योग होगी, और अगर अनिवासी है तो कौन सी आयकर योग होगी। ये हम आपको एक चार्ट के माध्यम से बता दें, उनका तुलनात्मक अध्ययन आपको बता दें तो आपको तुरंत याद हो जाएगा और तुरंत आपको समझ हो जाएगा। और जब आप इसके सवाल लगाएंगे तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि ये आय हमारी जाएगी कि नहीं जाएगी, टैक्सेबल होगी कि नहीं होगी, एग्जेम्प्टेड है कि नहीं है। तो हम आपको एक तुलनात्मक चार्ट बता दें। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ मिस्टर एक्स। तो ये आपका चार्ट है। कोई मिस्टर एक्स आपके हैं, करदाता हैं, उनका आपको निकालना है कि अगर ये भारत में निवासी हैं, असाधारण निवासी हैं, अनिवासी हैं, तो उनकी कौन कौन सी आय भारत में कर योग होंगी और कौन कौन सी आय भारत में कर योग नहीं होंगी। ये आपका निवासी हो गया, जिसको कि हम कहते हैं रेजिडेंट। ये आपका हो गया नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, असाधारण निवासी। और ये आपका हो गया नॉन रेजिडेंट, जिसको हम कहते हैं अनिवासी। तो ये आपका 3 प्रकार के करदाता होते हैं, एक तो निवासी, एक असाधारण निवासी और एक अनिवासी। तो अगर कोई करदाता का ये 3 कंडीशन दी हुई हैं, निवासी की दशा में कौन कौन सी आयकर योग हो जाएंगी, असाधारण निवासी की दशा में कौन कौन सी आयकर योग हो जाएंगी और अनिवासी की दशा में कौन कौन सी आयकर योग हो जाएंगी, ये हम आपको इस चार्ट के माध्यम से विस्तार से बता देंगे। तीनों का तुलनात्मक अध्ययन आपको बता देंगे कि आपको समझने में आसानी मिलेगी। ये आपको हो गया पार्टिकुलर। तो पहला बिंदु लेते हैं नंबर 1, इनकम नंबर 1, इनकम earned in India but received outside of India। इनकम earned in India but received outside of India, ऐसी आय जो भारत में कमाई जा रही है परंतु भारत के बाहर प्राप्त हो रही है। हमने भी आपको अभी बताया है, जब इसकी पूरा बता रहे थे हमने कॉलम वाइज कि निवासी में कौन सी आयकर योग होती है, असाधारण निवासी में कौन सी आयकर योग होती है, अनिवासी में कौन आयकर योग होती है। तो ये पॉइंट हमारा जो था, इनकम earned इन इंडिया बट रिसीव्ड आउटसाइड ऑफ इंडिया, तो ये हमारा तीनों में आया था। माने ऐसी आय जो भारत के बाहर कमाई जाती है और भारत में प्राप्त होती है, यह निवासी की दशा में भी कर योग हो जाती है, असाधारण निवासी की दशा में भी कर योग हो जाती है और अनिवासी की दशा में भी कर योग हो जाती है। ऐसी आय जो भारत के बाहर कमाई जाती है परंतु भारत में प्राप्त होती है, तो निवासी, असाधारण निवासी और अनिवासी तीनों दशाओं में कर योग हो जाती है। अब दूसरा, इनकम earned आउटसाइड ऑफ इंडिया but received in India।
ऐसी आय इनकम एयर्ड आउटसाइड ऑफ इंडिया, ऐसी आय जो आउटसाइड ऑफ इंडिया कमाई जा रही है, ऐसी आय जो भारत के बाहर कमाई जा रही है, ऐसी आय जो विदेश में कमाई जाती है, बट रिसीव्ड इन इंडिया, परंतु प्राप्त भारत में हो रही है। देखिए यहाँ पर आपको दो चीज़ बहुत ध्यान में रखना है, ये चीज़ ध्यान में देना है। भारत में किसी आय को टैक्सेबल मानने के लिए कि भारत में कर योग्य होगी कि नहीं होगी, ये देखना पड़ेगा कि वह आय कमाई कहाँ जाती है, और दूसरा बिंदु ये देखना पड़ेगा कि वो प्राप्त कहाँ हो रही है। बस दो चीज़ों से ही काम करना है, कहाँ पर खर्च की जा रही है, कहाँ पर लाई जा रही है, कहाँ पर भेजी जा रही है, इससे आपका कोई भी मतलब इनकम टैक्स में नहीं है। आपको केवल ये देखना है कि आय हम कहाँ कमा रहे हैं, दूसरा बिंदु कहाँ पर प्राप्त कर रहे हैं। दो बिंदु अगर आपकी समझ में आ गए तो आप इनकम टैक्स के अंतर्गत ये बात तो समझ ही जाएंगे कि ये आय हमारी भारत में कर योग्य है कि नहीं है। दो चीज़ आपको ध्यान देना है, एक तो आपको ये ध्यान देना है कि कौन सी आय हम कमा कहाँ रहे हैं और ये आय हमको प्राप्त कहाँ हो रही है। कमाने का मतलब है कि जैसे हम कॉलेज में पढ़ा रहे हैं तो हम आय कहाँ कमा रहे हैं, भारत में कमा रहे हैं। पढ़ाना का मतलब आय को कमाना, जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं, जो हम कार्य कर रहे हैं, वो हम कहाँ कर रहे हैं, तो ये हमारा आ जाएगा कि हम आय को कहाँ कमा रहे हैं। इसके बाद प्राप्त करना मतलब जहाँ पर हमको पैसा मिल जाता है। पैसा हमें भारत में मिल रहा है या अमेरिका में मिल रहा है, विदेश में मिल रहा है, कहाँ पैसा मिल रहा है, तो जहाँ हमको पैसा मिलता है तो वो हमारा प्राप्त होने का स्थान हो जाता है कि हमको आय प्राप्त कहाँ हो रही है। तो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। हम जहाँ पर आय कमाते हैं वहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं, ये भी कंडीशन हो सकती है कि जहाँ पर हम आय नहीं कमाते हैं वहाँ पर हमको प्राप्त हो रही है। जैसे हम सर्विस तो कर रहे हैं भारत में, परंतु पैसा हमको मिल रहा है अमेरिका में, तो ये कंडीशन आपको समझना चाहिए। तो हमारा जो दूसरा कंडीशन है, इनकम एयर्न्ड आउटसाइड ऑफ इंडिया बट रिसीव्ड इन इंडिया, ऐसी आय जो भारत के बाहर कमाई जाती है परंतु भारत में प्राप्त हो रही है, तो ऐसी दशा में भी तीनों दशाओं में आय हमारी कर योग्य हो जाती है। निवासी में भी कर योग्य होगी, असाधारण निवासी में भी कर योग्य होगी और अनिवासी में भी कर योग्य होगी। तीसरा, इनकम earned and received outside of India, income earned and received in India, income earned and received in India, ऐसी आय जो हम भारत में ही कमाते हैं और भारत में ही प्राप्त करते हैं। इनकम एयर्ड एंड रिसीव्ड इन इंडिया, ऐसी आय जो हम भारत में ही कमाते हैं और भारत में ही प्राप्त करते हैं, तो ऐसी आय हमारी तीनों दशाओं में कर योग्य हो जाएगी। निवासी में भी कर योग्य हो जाएगी, असाधारण निवासी में भी कर योग्य हो जाएगी और अनिवासी में भी कर योग्य हो जाएगी। ऐसी आय जो हम भारत में ही कमाते हैं और भारत में ही प्राप्त करते हैं, तो तीनों दशाओं में कर योग्य हो जाती हैं, चाहे करदाता निवासी हो, चाहे असाधारण निवासी हो, चाहे अनिवासी हो। अब हम चौथा पॉइंट लेते हैं, इनकम फ्रॉम बिजनेस, इनकम फ्रॉम बिजनेस which is situated from India, which is situated, income from business which is situated outside of India, outside of India, but ऐसे व्यापार से आए जो कहाँ है, which is situated outside of India, ऐसे व्यापार से आए जो विदेश में स्थापित है, विदेश में स्थित है, ऐसे व्यापार से आए। नंबर ए, कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, ऐसे व्यापार से आए जो भारत के बाहर स्थापित है परंतु भारत से नियंत्रित है, तो ऐसी दशा में केवल निवासी में कर योग्य हो जाएगा, असाधारण निवासी में कर योग्य हो जाएगा, परंतु अनिवासी में कर योग्य नहीं होता है।
ऐसे व्यापार से आय जो भारत के बाहर स्थापित हैं परंतु जिनका नियंत्रण और प्रबंध भारत में स्थित है तो केवल निवासी में कर योग होगा, असाधारण निवासी में कर योग होगा और अनिवासी में कर योग नहीं होगा। दूसरा नंबर बी, नॉट कंट्रोल फ्रॉम इंडिया। नॉट कंट्रोल फ्रॉम इंडिया। अब देखिए, आपका कोई ऐसा व्यापार है जो भारत के बाहर स्थित है, ऐसा व्यापार है जो भारत के बाहर स्थित है परंतु जिसका नियंत्रण और प्रबंध भी भारत में नहीं है, माने पूरी तरह से वो विदेशी व्यापार है, विदेश में ही व्यापार चल रहा है और वहीं से ही कंट्रोल हो रहा है। तो यदि कोई ऐसी दशा है कि हमारा व्यापार विदेश में स्थित है और विदेश में ही उसका नियंत्रण एवं प्रबंध है, वहीं से वो कंट्रोल हो रहा है, तो ऐसी दशा में भी वो केवल निवासी में कर योग हो जाएगा, असाधारण निवासी और अनिवासी में वो कर योग नहीं होगा। तो इस प्रकार से हमारी इतनी कंडीशन है। ये हमारे चैप्टर में जो हमारा ये टैक्स लायबिलिटी का चैप्टर है, कर दायित्व का चैप्टर है, कर भार का चैप्टर है, जिसको कहा गया है कि निवास स्थान के आधार पर एक करदाता का कर भार या कर दायित्व या कर भार का क्षेत्र, क्या कहते हैं इसको, क्षेत्र भी कहते हैं, निवास स्थान के आधार पर हमें कैसे टैक्स लगाना है। तो वो जो आपका चैप्टर था वो बस केवल इतना ही है। यहाँ पर आपको केवल इतना समझना है कि एक करदाता यदि निवासी है तो किन किन आयों पर टैक्स देना है, एक करदाता यदि असाधारण निवासी है तो किन किन आयों पर टैक्स देना है, एक करदाता यदि अनिवासी है तो किन किन आयों पर टैक्स देना है। तो ये आपका अध्ययन था। तो हमने आपको जब टेबल में बताया, टेबल में हमने आपको पूरा समझाने का प्रयास किया कि एक करदाता निवासी, असाधारण निवासी, अनिवासी है तो उनको कौन कौन सी आय कर योग हैं। तो आप देखते हैं कि सबसे ज़्यादा किसकी दशा में कर योग है, आय निवासी की दशा में। करदाता यदि निवासी है तो संसार की चाहे जिस प्रकार की आय हों उन पर उसको टैक्स देना पड़ेगा। निवासी करदाता एक ऐसा करदाता है कि वो चाहे जहाँ कमाए, चाहे भारतीय आय हो, चाहे विदेशी आय हो, चाहे वो जहाँ कमाता रहे, यदि वो भारत में निवासी है तो सभी आयों पर उसको टैक्स देना पड़ेगा। जैसे हमारे टेबल में दिया हुआ है कि जो ये आय दी हैं तो सब में सही का निशान दिया हुआ है, इसका मतलब है सभी आयों पर उसको टैक्स देना है। इसी प्रकार आते हैं असाधारण निवासी। असाधारण निवासी में आप देख रहे हैं कि इसमें चौथे में हमें लगता है कि मैंने नहीं लिखा, इनकम फ्रॉम बिजनेस व्हिच इज सिचुएटेड आउटसाइड ऑफ इंडिया। इनकम फ्रॉम बिजनेस रिसीव्ड इन इंडिया, एक कॉलम आपका छूट गया है, इनकम ईयर्ड एंड रिसीव्ड आउटसाइड ऑफ इंडिया। उसमें केवल यही है पांचवा, इनकम ईयर्ड एंड रिसीव्ड आउटसाइड ऑफ इंडिया। पांचवा कॉलम है इनकम ईयर्ड एंड रिसीव्ड आउटसाइड ऑफ इंडिया। आउटसाइड ऑफ इंडिया, ऐसी आय जो भारत के बाहर ही कमाई जाती है और भारत के बाहर ही प्राप्त होती है। इस दशा में भी, ऐसी दशा में केवल निवासी की दशा में आपको टैक्स देना है, असाधारण निवासी और अनिवासी की दशा में आपको टैक्स नहीं देना। किस दशा में, इनकम ईयर्ड एंड रिसीव्ड आउटसाइड ऑफ इंडिया। ये तो आपका था इनकम ईयर्ड एंड रिसीव्ड इन इंडिया, माने आप भारत में ही आय को कमा रहे हैं और भारत में ही आय को प्राप्त कर रहे हैं, तो ये तीनों दशाओं में कर योग हो जाएगी। परंतु ऐसी आय जो भारत के बाहर ही कमाई जाती है और भारत के बाहर ही प्राप्त हो रही है, तो ऐसी आय निवासी की दशा में कर योग हो जाती है, असाधारण निवासी और अनिवासी की दशा में कर योग नहीं होती है। ये हमारा छूट गया था, इसको यहाँ पर होना चाहिए था नंबर 4 में, परंतु ठीक है। इस प्रकार से हम आपको बता रहे थे कि निवासी करदाता ऐसा करदाता है जिसकी सब प्रकार की आयें, चाहे भारत की हो, चाहे विदेश की हो, चाहे जहाँ प्राप्त कर रहा हो, चाहे जहाँ आपका व्यापार हो, हर आयों पर कर देने के लिए उत्तरदायी है। कौन, एक निवासी करदाता। परंतु जो असाधारण निवासी है वह केवल उन्हीं आयों पर कर देने के लिए उत्तरदायी है जो भारत से संबंधित हैं। हमारा मतलब है या तो भारत में कमाई जा रही हैं या भारत में
प्राप्त हो रही हैं। दो में से कोई भी एक काम भारत में हो रहा है तभी वो भारत में टैक्स देगा। या तो भारत में कमाई जा रही है या तो भारत में प्राप्त हो रही है। दो में से एक कोई काम भारत में हो रहा है तभी असाधारण निवासी की दशा में आय कर योग्य हो जाएगी। और तीसरा अनिवासी में देख रहे हैं कि अनिवासी में केवल वही आय कर योग्य होती हैं जो आपकी भारत से रिलेटेड है। या तो आप भारत में कमाइए या तो भारत में प्राप्त करिए, और विदेशी आयों पर आपको अनिवासी की दशा में कर योग्य नहीं होती हैं। तो दोस्तों ये हमारा आपका टॉपिक था जो कर दायित्व का था, टैक्स लायबिलिटी का था, कि निवास स्थान के आधार पर हमारी कौन कौन सी आय भारत में कर योग्य होंगी, कौन सी आय भारत में कर योग्य नहीं होगी, निवासी की दशा में कौन सी आय हमारी कर योग्य होगी, कौन सी आय कर योग्य नहीं होगी, असाधारण निवासी की दशा में कौन सी आय कर योग्य होगी, कौन सी आय कर योग्य नहीं होगी, और अनिवासी की दशा में कौन सी आय कर योग्य होगी, कौन सी कर योग्य नहीं होगी। मतलब निवासी, असाधारण निवासी और अनिवासी तीनों दशाओं में हमने आपको ये बहुत विस्तार से सब समझा दिया। अब इसके हम आपको सोच रहे हैं कि एक कोई सवाल आपको बता दें, एक सवाल जिसमें आपको पता चल जाए कि किस प्रकार से हमको इसका सवाल लगाना है। अगर परीक्षाओं में आपको कभी पूछ लिया जाए कि ये मिस्टर एक्स हैं, उनकी इस प्रकार की आय हैं, कई प्रकार की आय दे दें, कौन सी आय भारत में कर योग्य होगी, कौन सी आय भारत में कर योग्य नहीं होगी, तो ये आपको अगर देखना है तो वो हम सवाल के माध्यम से आपको बता दें। और इसके बाद MCQ क्वेश्चन जो आपके हैं वो आपको बता देना है, और इनको बताने के बाद आपके जो ये चैप्टर है ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। तो आइए अब आपको एक सवाल हम ले लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। एग्जाम्पल को जब आप लगा लेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। जैसा कि अभी हमने आपसे बताया कि आपको हम एक सवाल बता देंगे, उस सवाल के माध्यम से आपको ये पता चल जाएगा कि एक करदाता की कौन कौन सी ऐसी आय हैं जो भारत में कर योग्य होंगी और कौन कौन सी आय कर योग्य नहीं होगी। जैसा कि हमने आपको बताया था कि निवास स्थान के आधार पर ही किसी करदाता का कर भार निश्चित होता है, माने उसकी निवासी स्थिति के आधार पर हम ये ज्ञात करते हैं कि उसकी कौन कौन सी आय भारत में कर योग्य होंगी और कौन कौन सी आय भारत में कर योग्य नहीं होंगी। तो मिस्टर रमेश हैं, तो इसके आधार पर ये देखना है। ये सवाल आपके सामने है, इसको जरा देखिए। प्रश्न है, मिस्टर रमेश की गत वर्ष 2019-20 की निम्नलिखित आय हैं। नंबर 1, अमेरिका में की गई सेवाओं के बदले में भारत में प्राप्त वेतन 10,000 रुपये। नंबर 2 है, कानपुर में स्थित पूंजी संपत्ति से आय इंग्लैंड में प्राप्त की 20,000। नंबर 3 है, भूटान में स्थित व्यापार से आय जो भारत से संचालित है 50,000। पाकिस्तान में प्राप्त वेतन 10,000, अमेरिका में रॉयल्टी प्राप्त की 20,000। और नंबर 6 है, कानपुर में की गई सेवाओं का वेतन 10,000। और 7वां है, लखनऊ में स्थित व्यापार से आय जो इंग्लैंड से संचालित है 20,000। मिस्टर रमेश की कर योग्य आय ज्ञात कीजिए यदि वो भारत में निवासी, असाधारण निवासी व अनिवासी हैं। तो इस सवाल में आपसे पूछा गया है कि मिस्टर रमेश हैं और उनका गत वर्ष 19-20 की जो आय दी हुई हैं, इनके आधार पर आपको टोटल टैक्सेबल इनकम ज्ञात करना है कि कौन सी ऐसी रकम होगी जिस पर मिस्टर रमेश को टैक्स देना है या उनकी टोटल टैक्सेबल इनकम क्या होगी। और कैसे ज्ञात करना है, हम अगर ये मान लेते हैं कि वो भारत में निवासी हैं, असाधारण निवासी हैं व अनिवासी हैं, मतलब हम ये मान करके चलते हैं, हम सवाल में हमको ये मानना है कि वो भारत में यदि निवासी हैं तो कितनी आय पर टैक्स देना पड़ेगा। मान लीजिए कि भारत में निवासी नहीं है बल्कि असाधारण निवासी हैं तो कितनी आय पर उनको टैक्स देना है, या वो भारत में यदि अनिवासी हैं तो उनको कितनी आय पर टैक्स देना होगा। तो ये आपका सवाल है, ये सवाल हम आपको समझा रहे हैं। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल टैक्सेबल इनकम ऑफ मिस्टर रमेश फॉर असेसमेंट ईयर 2019-20। ये आपका देखिए गत वर्ष क्या है 2019-20। तो हम जानते हैं आप कि गत वर्ष के बाद जो आगे आने वाला साल होता है वो आपका असेसमेंट ईयर या कर निर्धारण वर्ष हो जाता है। तो गत वर्ष 2019-20 का कर निर्धारण वर्ष क्या हो जाएगा 2020 और 21। तो फॉर असेसमेंट ईयर आपका क्या हो जाएगा 2020 और 21, ये आपका हो गया असेसमेंट ईयर।
तो ये आपका सवाल है, क्योंकि आपको मानना है कि वो निवासी भी हैं, असाधारण निवासी भी हैं और अनिवासी हैं, तो उनकी कौन कौन सी आय भारत में कर योग हो जाएंगी। तो ये तो आपका हो जाएगा पार्टिकुलर का, और ये हो जाएगा निवासी, और ये हो जाएगा असाधारण निवासी, और लास्ट में अनिवासी। ये तो आपका हो जाएगा रेजिडेंट, ये हो जाएगा नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, और ये आपका हो जाएगा नॉन रेजिडेंट। तो ये आपका सवाल है। इसके आधार पर हमको देखना है कि यदि रमेश भारत में निवासी हैं, असाधारण निवासी हैं और अनिवासी हैं, तो उनकी कौन कौन सी आय भारत में कर योग हो जाएंगी। आइए नंबर 1, अमेरिका में की गई सेवाओं के बदले में भारत में प्राप्त वेतन, माने ऐसी आय है उनकी जो आप सर्विस कहाँ कर रहे हैं, अमेरिका में कर रहे हैं, और उसके बदले में आपको जो वेतन प्राप्त हो रहा है कहाँ मिल रहा है, भारत में। माने इनकम earned इन अमेरिका बट रिसीव्ड इन इंडिया, इनकम earned इन अमेरिका बट रिसीव्ड इन इंडिया। नंबर 1, सैलरी earned in America but received in इंडिया। ऐसी आय, ऐसा वेतन जो अमेरिका में कमाया जाता है परंतु प्राप्त कहाँ हो रहा है, रिसीव्ड कहाँ हो रहा है, भारत में। और हमने आपको बताया था कि अगर कोई ऐसी आय दी हुई है जो विदेश में कमाई जाती है और भारत में प्राप्त होती है, तो ये आपका निवासी में भी कर योग हो जाएगा, असाधारण निवासी में भी कर योग हो जाएगा और अनिवासी में भी कर योग हो जाएगा। मतलब 10,000 रुपये उनको जो भारत में वेतन का मिल रहा है वो आपका निवासी की दशा में भी कर योग हो जाएगा, असाधारण निवासी की दशा में भी कर योग हो जाएगा और अनिवासी की भी दशा में कर योग हो जाएगा। अमेरिका में की गई सेवाओं के बदले में भारत में प्राप्त वेतन 10,000, ये आपका निवासी, असाधारण निवासी और अनिवासी तीनों में कर योग हो जाएगा। अब आइए दूसरे में, दूसरा क्या कह रहा है, कानपुर में स्थित पूंजी संपत्ति से आय इंग्लैंड में प्राप्त की। आपका कानपुर मतलब इंडिया, कानपुर कहाँ है, इंडिया में है। तो कानपुर में आपकी कोई कैपिटल एसेट्स है, पूंजीगत संपत्ति है, उससे आपको आय हो रही है, उससे आपको आय हो रही है और प्राप्त कहाँ हो रही है, इंग्लैंड में। माने ऐसी संपत्ति है जो आप कहाँ कमा रहे हैं, इंडिया में कमा रहे हैं। ऐसी संपत्ति या ऐसी आय जो आप इंडिया में कमा रहे हैं परंतु प्राप्त हो रही है इंग्लैंड में। तो हमने आपको बताया था कि ऐसी आय जो भारत में कमाई जाती है और विदेश में प्राप्त होती है वो भी निवासी, असाधारण निवासी और अनिवासी की दशा में कर योग होती है। हमने यहाँ पर आपको जो एक चार्ट बनाया था एक साथ कि माने ऐसी कौन कौन सी आय हैं जो निवासी में, असाधारण निवासी में, अनिवासी में कर योग होंगे, उस चार्ट के आधार पर हमने आपको बताया था कि इनकम earned इन इंडिया बट रिसीव्ड आउटसाइड ऑफ इंडिया, तो निवासी में भी कर योग होता है, असाधारण निवासी में भी कर योग होता है, अनिवासी में भी कर योग होता है। तो यहाँ पर भी आपकी ऐसी आय है जो कानपुर में कमाई जा रही है और इंग्लैंड में प्राप्त हो रही है, तो ये निवासी, असाधारण निवासी और अनिवासी तीनों में कर योग हो जाएगी। तो आपका ये हो जाएगा कैपिटल गेन रिसीव्ड इन कानपुर, कैपिटल गेन इन टू कानपुर बट रिसीव्ड इन इंग्लैंड। कैपिटल गेन earned in कानपुर but रिसीव्ड इन इंग्लैंड। कितना है, 20,000। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि ये आपका तीनों में कर योग हो जाएगा। ये आपका निवासी में भी कर योग हो जाएगा, असाधारण निवासी में भी कर योग हो जाएगा और
अनिवासी में भी कर योग हो जाएगा। ये तीनों दशाओं में कर योग हो जाएगा। भूटान में स्थित व्यापार से आय जो भारत से संचालित है, हमने आपको बताया था इनकम फ्रॉम बिजनेस व्हिच इज सिचुएटेड फ्रॉम आउटसाइड ऑफ इंडिया बट कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, माने ऐसे व्यापार से आय जो भारत के बाहर स्थापित है परंतु जिनका नियंत्रण और प्रबंध भारत में है। तो ये आपका व्यापार कहाँ स्थापित है? भूटान में, और उसका संचालन कहाँ से हो रहा है? भारत में। माने जो हमने आपको लास्ट में पॉइंट लिखाया था कि इनकम फ्रॉम बिजनेस व्हिच इज सिचुएटेड फ्रॉम आउटसाइड ऑफ इंडिया बट कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, तो ऐसी दशा में जो हमारी आय होगी तो कहाँ कर योग होगी? दो दशाओं में कर योग होती है, निवासी में कर योग होती है, असाधारण निवासी में कर योग होती है, अनिवासी में कर योग नहीं होती है। तो ऐसे व्यापार से आय जो विदेश में स्थित है हमारा व्यापार परंतु उसका नियंत्रण या प्रबंध या संचालन भारत में है तो निवासी में कर योग होता है, असाधारण निवासी में कर योग होता है, अनिवासी में कर योग नहीं होता। तो ये आपका हो जाएगा इनकम फ्रॉम बिजनेस इन भूटान बट कंट्रोल फ्रॉम इंडिया। इनकम फ्रॉम बिजनेस इन भूटान बट कंट्रोल फ्रॉम इंडिया। ऐसे व्यापार से आय जो भारत के बाहर स्थित है परंतु जिसका नियंत्रण और प्रबंध भारत में है तो निवासी में कर योग होता है, असाधारण निवासी में कर योग होता है, अनिवासी में कर योग नहीं होता। तो ये आपको 50,000 रुपये है, तो ये 50,000 रुपये आपके निवासी में कर योग हो जाएंगे, 50,000 रुपये आपके असाधारण निवासी में कर योग हो जाएंगे, अनिवासी में आपके ये कर योग नहीं होंगे। चौथा कह रहा है पाकिस्तान में प्राप्त वेतन। ये आपका वेतन कहाँ प्राप्त हो रहा है? पाकिस्तान में। वेतन आपका कहाँ प्राप्त हो रहा है? पाकिस्तान में। अब इसमें ये पता नहीं चल रहा है कि ये कमाया कहाँ जा रहा है। आपके सामने अगर सवाल लगाने में कोई आय दी हुई है तो उस आय में आपको सबसे पहले ये देखना है कि ये कमाया कहाँ जा रहा है और प्राप्त कहाँ हो रहा है। अगर उसमें एक ही चीज़ दी हो, जैसे दिया हुआ है कि पाकिस्तान में प्राप्त वेतन, ये पता नहीं कि कहाँ कमाया जा रहा है, तो आपको ये मान लेना है, अगर कोई सूचना न दी हो तो आपको ये मान लेना है कि ये आय हमारी जहाँ प्राप्त हो रही है वहीं कमाई जा रही है। अगर यहीं पर दिए होता कि पाकिस्तान में वेतन उपार्जित 10,000 रुपये, अगर इसमें दिए होता कि पाकिस्तान में हमने सेवा करने के बदले में वेतन 10,000 रुपये, तो इसका मतलब है कि अगर हमने पाकिस्तान में सेवा की है तो 10,000 रुपये हमको पाकिस्तान में मिला है। मतलब अगर हमको क्लियर नहीं बताया जा रहा है कि हमारी आय कहाँ उपार्जित हो रही है या हम कहाँ कमा रहे हैं और कहाँ प्राप्त हो रही है, तो जहाँ पर आय कमाई जाती है वहीं पर माना जाता है कि ये प्राप्त हो रही है। जैसे इसमें आपको पता नहीं चल रहा है, इसमें दिया है केवल पाकिस्तान में प्राप्त वेतन, मतलब हमने जो वेतन मिल रहा है कहाँ मिल रहा है? पाकिस्तान में, परंतु ये क्लियर नहीं है कि ये कमाया कहाँ गया है। अगर दिए होता कि इनकम अर्न्ड इन इंडिया बट रिसीव्ड इन पाकिस्तान तो आपका तीनों में कर योग हो जाता। इनकम अर्न्ड इन इंडिया बट रिसीव्ड इन पाकिस्तान, मतलब हमें जो वेतन मिल रहा है, जो आय है वो भारत में कमाई जा रही है और पाकिस्तान में प्राप्त हो रही है, परंतु इसमें बता रहा है कि पाकिस्तान में प्राप्त वेतन माने इनकम अर्न्ड एंड रिसीव्ड इन पाकिस्तान, हमारी पाकिस्तान में ही कमाई जा रही है और पाकिस्तान में ही प्राप्त हो रही है। तो अगर कोई ऐसी आय है जो विदेश में ही कमाई जाती है और विदेश में ही प्राप्त हो रही है तो केवल निवासी में कर योग होती है, असाधारण निवासी और अनिवासी में कर योग नहीं होती है। तो ये आपका हो जाएगा इनकम अर्न्ड सैलरी अर्न्ड एंड रिसीव्ड इन पाकिस्तान। सैलरी अर्न्ड एंड रिसीव्ड इन पाकिस्तान किस में कर योग हो जाएगा? केवल निवासी में कर योग हो जाएगा। तो ये आपका 10,000 निवासी में कर योग हो गया, असाधारण निवासी और अनिवासी में कर योग नहीं होगा। अब आते हैं पांचवा, अमेरिका में रॉयल्टी प्राप्त की। वही चीज़ ये भी है, हमारी रॉयल्टी कहाँ मिल रही है? अमेरिका में। पता नहीं चल रहा है कि कहाँ हम कमा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि अमेरिका में हम कमा रहे होंगे, क्योंकि रॉयल्टी हमको अमेरिका में मिल रही है। कमाने का स्थान या अर्न इनकम को हमारे अर्न करने का स्थान पता नहीं है, तो इसका मतलब है अमेरिका में ही रॉयल्टी हम कमा रहे हैं और वहीं पर हमको ये प्राप्त हो रही है। तो रॉयल्टी रिसीव्ड इन रॉयल्टी अर्न एंड रिसीव्ड इन अमेरिका,
रॉयल्टी रॉयल्टी अर्न्ड एंड रिसीव्ड इन अमेरिका। रॉयल्टी हमको वहीं पर हम कमा रहे हैं और वहीं प्राप्त कर रहे हैं अमेरिका में, तो ये भी आपका किस में कर योग हो जाएगा, ये भी आपका केवल निवासी में कर योग हो जाएगा, असाधारण निवासी और अनिवासी में कर योग नहीं होगा। तो 20,000 रुपये आपके केवल निवासी में कर योग हो जाएंगे, असाधारण निवासी और अनिवासी में ये कर योग नहीं होंगे। अब देखिए आपका छठवां आता है कानपुर में की गई सेवाओं का वेतन। कानपुर में की गई सेवाओं का वेतन माने कानपुर में हम सर्विस कर रहे हैं, वहीं पर हमको वेतन मिल रहा है, तो ये आपका कहाँ पर आय कमा रहे हैं आप, कानपुर में सर्विस कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप कहाँ कमा रहे हैं, आय आपकी कहाँ उपार्जित हो रही है, इंडिया में। और कानपुर में की गई सेवाओं का वेतन अभी पता नहीं चल रहा है कि कहाँ मिल रहा है, तो हम यही मानेंगे कि जहाँ पर हम इस आय को कमा रहे हैं वहीं पर हमको मिल रहा है, तो मतलब हमारी आय जो है कानपुर में उपार्जित हो रही है और कानपुर में ही प्राप्त हो रही है। तो इनकम अर्न्ड एंड रिसीव्ड इन कानपुर, कानपुर में की गई सेवाओं का वेतन सैलरी अर्न्ड एंड रिसीव्ड इन कानपुर, सैलरी अर्न्ड एंड रिसीव्ड इन कानपुर। कानपुर में ही हमने वेतन को कमाया है और वहीं पर हमको प्राप्त हो रही है, तो ऐसी आय जो भारत में ही कमाई जाती है और भारत में ही प्राप्त हो रही है। तो आप चार्ट देख लेना, हमने तीनों में टिक लगाया होगा कि ये तीनों दिशाओं में कर योग होता है। अगर करदाता निवासी है, चाहे असाधारण निवासी हो चाहे अनिवासी हो, तीनों दशाओं में ये आय कर योग हो जाती है। तो 10,000 रुपये आपके निवासी में भी कर योग हो जाएंगे, 10,000 रुपये आपके असाधारण निवासी में भी कर योग हो जाएंगे और 10,000 रुपये आपके अनिवासी में भी कर योग हो जाएंगे। लास्ट है आपका 7वां, कानपुर में स्थित व्यापार से आय जो इंग्लैंड से संचालित है। इनकम फ्रॉम बिजनेस व्हिच इज सिचुएटेड इन लखनऊ बट कंट्रोल फ्रॉम इंग्लैंड। इनकम फ्रॉम बिजनेस व्हिच इज कहाँ स्थापित है, लखनऊ में स्थित है। व्हिच इज सिचुएटेड फ्रॉम लखनऊ बट कंट्रोल फ्रॉम इंग्लैंड। बट कंट्रोल फ्रॉम इंग्लैंड। देखिए, अगर हमारा कोई व्यापार विदेश में स्थित है, हमने आपको बताया था अगर हमारा कोई व्यापार विदेश में स्थित है परंतु उसका नियंत्रण और प्रबंध भारत में है, तो वह केवल निवासी और असाधारण निवासी में ही कर योग होता है। जैसे यहाँ पर हमने आपको जो एक टेबल बनाई थी, टेबल में लिखा था इनकम फ्रॉम बिजनेस व्हिच इज सिचुएटेड फ्रॉम आउटसाइड ऑफ इंडिया बट कंट्रोल फ्रॉम इंडिया। तो किस में कर योग था, निवासी में, और असाधारण निवासी में कर योग था, अनिवासी में कर योग नहीं था। परंतु यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है, अगर हमारा कोई व्यापार भारत में स्थित है, अगर कोई व्यापार भारत में स्थित है तो वह तीनों दशाओं में कर योग हो जाएगा, उसका नियंत्रण और प्रबंध चाहे जहाँ हो। अगर को अभी तो हमारा क्या था, जो विदेश में व्यापार स्थित है, नियंत्रण और प्रबंध भारत में है, तो निवासी में कर योग हो जाता था और असाधारण निवासी में कर योग हो जाता था। मतलब अगर हमारा व्यापार विदेश में है और नियंत्रण प्रबंध भारत से है तो केवल रेजिडेंट और नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट में कर योग होता था। परंतु अगर हमारा व्यापार भारत में स्थित है तो चाहे भारत से नियंत्रित हो चाहे विदेश से नियंत्रित हो, अगर व्यापार भारत में है, भारत में स्थापित है, तो वह तीनों दशाओं में कर योग हो जाएगा। मतलब ये आपका पॉइंट क्या है
लखनऊ में हमारा व्यापार है और कहाँ से, इंग्लैंड से संचालित हो रहा है, तो तीनों दशाओं में कर योग हो जाएगा, क्योंकि व्यापार कहाँ है, भारत में स्थापित है, भारत में व्यापार हमारा चल रहा है। अब वो कहाँ से कंट्रोल हो रहा है इससे हमारा कोई मतलब नहीं है। अगर कोई व्यापार भारत में स्थापित है तो तीनों दशाओं में आपको कर योग कर देना है। तो इनकम फ्रॉम बिजनेस विच इज सिचुएटेड फ्रॉम लखनऊ बट कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, ये चूँकि व्यापार आपका भारत में स्थित है तो तीनों दशाओं में कर योग हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 20,000 निवासी में भी, 20,000 असाधारण निवासी में भी और 20,000 अनिवासी में भी। तो ये आपकी 7 आय थी। तो ये हमने लिख दिया कि कब निवासी में कर योग होगी, कब असाधारण निवासी में और कब अनिवासी में। तो ये आपका हो गया 2 1 3 5 3 8 8 1 9 10 11 12 13 14, 1,40,000, 2 3 4 5 6 5 11 12 13 14, 1,40,000। और ये आपको हो गया 1 2 1 3 5 3 8 9 10 11, 1,10,000। और यहाँ पर हो जाएगा 2 1 3 1 4 5 6 60,000, 2 1 3 4 5 6 60,000, 2 1 3 5 3 8 9 10 11 1,10,000, 2 1 3 5 3 8 9 10 11 12 13 14, 1,40,000। ये आपकी आ गई टोटल इनकम, टोटल टैक्सेबल इनकम। तो दोस्तों ये तो आपका ये सवाल था जिसमें हमने आपको समझाने का प्रयास किया कि यदि करदाता निवासी है तो उसकी कौन सी आय कर योग्य होगी, अगर असाधारण निवासी है तो उसकी कौन सी आय कर योग्य होगी, अगर वो अनिवासी है तो कौन सी आय कर योग्य होगी। तो ये सवाल हमने लिया था। एक रमेश हैं, उनका कर निर्धारण वर्ष के आधार पर हमको आय निकालना है कि अगर निवासी हैं, असाधारण निवासी, अनिवासी हैं तो कौन कौन सी आय कर योग्य होंगी। तो यहाँ पर हमने देखा कि मिस्टर रमेश यदि भारत में निवासी हैं तो उनको 1,40,000 पर टैक्स देना पड़ेगा। अगर वो भारत में निवासी नहीं है बल्कि असाधारण निवासी हैं तो उनको 1,10,000 पर टैक्स देना पड़ेगा। मतलब उनको 1,40,000 पर टैक्स नहीं देना बल्कि 1,10,000 पर टैक्स देना है जब वो भारत में असाधारण निवासी या नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट होंगे। परंतु यदि मिस्टर रमेश भारत में अनिवासी हैं या नॉन रेजिडेंट है तो उनको केवल 60,000 पर टैक्स देना है। इस प्रकार आपने देखा होगा कि एक निवासी एक ऐसा करदाता होता है जो दुनिया भर की सभी आयों पर उसको टैक्स देना पड़ता है। निवासी एक ऐसा करदाता होता है जो दुनिया भर की सभी आयों पर उसको टैक्स देना पड़ता है। इसीलिए रमेश यदि निवासी हैं तो उनकी टोटल जो इनकम है 1,40,000 पर टैक्स देना है। परंतु असाधारण निवासी और अनिवासी में केवल उसी दशाओं पर टैक्स देना है जो भारत से रिलेटेड हैं, जो भारत से संबंधित हैं, या तो भारत में कमाई जा रही हों या भारत में प्राप्त हो रही हों। अगर दो में से कोई भी एक काम भारत में हो रहा है तो वो भारत में कर योग्य हो जाती हैं। तो इस प्रकार से हमने सवाल के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया। अब आपको लास्ट चरण में बताना है MCQs क्वेश्चन। उनको भी हम आपको ज़्यादा तो इस चैप्टर में नहीं बनेंगे, 4-5 प्रश्न बनेंगे, तो वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसके बाद इस सेशन को समाप्त करेंगे। तो आते हैं, अब सबसे पहले आपको MCQ क्वेश्चन बता दें, इसके बाद फिर। हाँ दोस्तों, इस वीडियो के अब लास्ट चरण में आपको बताना है MCQs क्वेश्चन, जो कि इसी आपके जो ये चैप्टर है इसी चैप्टर से रिलेटेड हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि निवास स्थान के आधार पर करदाताओं का कर भार, इसमें बहुत ज़्यादा MCQ क्वेश्चन जो हैं आपके ज़्यादा बनते नहीं हैं। ये 5-6 क्वेश्चन कुछ हैं जो कि मैं लेकर के आया हूँ। तो अब ये इससे पहले कि मैं MCQ क्वेश्चन को शुरू करूँ, आपसे एक निवेदन करता हूँ कि अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो कृपया सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हमारी जो भी वीडियो, नई वीडियो आपको मिले सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएं। और इसके साथ साथ आपके जितने भी दोस्त हैं, आपके जितने भी परिचित हैं, सबको हमारा ये वीडियो, हमारा जो ये चैनल है यूट्यूब चैनल, इसको आप शेयर कर दीजिए, जिससे सभी को इससे लाभ मिले। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप इसको शेयर करिए। और जो भी कमियाँ आपको महसूस हो रही हों, मैं बार बार आपसे बता रहा हूँ कि हमारे वीडियो में जो भी कमी आपको महसूस हो रही हों तो आप कृपया कमेंट्स ज़रूर करें और हमको बताएं। क्योंकि अगर आपके कमेंट्स आ जाते हैं तो उससे हमको एक ऊर्जा जैसे मिल जाती है कि हमको और क्या करना है, आप कैसा चाहते हैं। अगर लेक्चर में कुछ करना हो तो उसमें और हम सुधार करें, अगर थ्योरी बताने में कुछ आपको लगे कि इस प्रकार और किया जा सकता है वो भी किया जा सकता है। जैसे सवाल हैं तो सवाल अगर मैं आपको एक एक सवाल आपके जो दिए हुए हैं सवाल अगर लगवाऊँगा
तो आपके जो 1 महीने का हम टारगेट लेके चल रहे हैं कि 1 महीने बाद आपका इनकम टैक्स का पेपर होगा, तो उसको तो हम पूरा नहीं कर पाएंगे क्योंकि सवाल में टाइम लगेगा। हाँ, जब ये आपके पेपर हो जाएंगे इसके बाद हम सिस्टमेटिक ढंग से नए सिरे से इनकम टैक्स शुरू करेंगे। उसमें हम प्रतिदिन 1 घंटे का हमारा सेशन रहेगा और पूरा विस्तार से हम इनकम टैक्स उसमें पढ़ाएंगे। पहले थ्योरी बताएंगे, पूरे प्रावधान बताएंगे, सभी धाराएँ बताएंगे। इसके बाद फिर आपके जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन होंगे उनको यहीं पर सॉल्व करेंगे। न्यूमेरिकल क्वेश्चन के साथ साथ जो आपके बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन हैं, उनको भी हल करेंगे, पूरा विस्तार से पढ़ाएंगे, परंतु वो आपकी परीक्षाओं के बाद करेंगे। और वो जो हमारा सेशन, नया सेशन रहेगा इनकम टैक्स का, वो हम केवल बीकॉम लेवल का लेकर के नहीं चलेंगे, उसमें बीकॉम का भी रहेगा, एमकॉम का भी रहेगा। इसके साथ साथ आपके सीएस, सीएस, आईसीडब्ल्यू जितने भी आपके जो हाई लेवल की परीक्षाएं हैं उनसे रिलेटेड पूरा ऐसा हम पढ़ाएंगे कि उसमें सब आपका सिलेबस पूरा मिल जाए और उसी मतलब हाई लेवल को लेकर के हमको पढ़ाना है। तो अभी ये चूँकि आज का वीडियो तो पहले मैं सोच रहा था कि बहुत कम बनेगा क्योंकि इसमें ज़्यादा सिलेबस ही नहीं है। टैक्स लायबिलिटी, कर भार, कर दायित्व में कितना आएगा, केवल एक चीज़ है कि निवासी की दशा में कौन कौन सी आयकर योग होती हैं, तो 4 प्रकार की आयकर योग होती हैं। असाधारण निवासी में कितनी का आयकर योग होती हैं, 3 प्रकार की आयकर योग हो जाती हैं। अनिवासी में कौन आयकर योग होती हैं, वही आयकर योग होती हैं जो भारत से रिलेटेड होती हैं। तो पहले तो मैंने सोचा था कि ये हमारा वीडियो 1 घंटे का लगभग नहीं बन पाएगा, छोटा सा ही बनेगा 20-25 मिनट का, परंतु अब ऐसा लग रहा है कि वीडियो हमारा काफ़ी बड़ा हो रहा है और काफ़ी कुछ हमने इसमें समेट लिया है। बहुत सी चीज़ें हमने ले ली हैं और ऐसी चीज़ें ले ली हैं कि ये चैप्टर तो आपको पूरा रट ही जाना चाहिए। हमने इसमें एक सवाल भी आपको ले लिया है और सवाल के आधार पर आपको पूरा हमने समझा दिया है कि निवासी की दशा में कौन कौन सी आयकर योग होंगी, असाधारण निवासी की दशा में कौन कौन सी आयकर योग होंगी और अनिवासी की दशा में कौन कौन सी आयकर योग होंगी। लास्ट में ये आपके बहुविकल्पी क्वेश्चन हैं, कुछ 5 प्रश्न हैं। ये 5 प्रश्न लेकर के मैं आया हूँ, इनको कृपया देखिए। ये हमारा जो पहला बहुविकल्पीय प्रश्न है, भारत में उपार्जित आय, कोई करदाता है तो अगर कोई आय को भारत में उपार्जित करता है तो किस दशा में कर योग होगी, सभी करदाताओं की दशा में कर योग होगी या केवल निवासी की दशा में कर योग होगी या असाधारण निवासी की दशा में कर योग होगी या अनिवासी की दशा में कर योग होगी। आपको ये बताना है कि अगर भारत में कोई आय है, भारत में उपार्जित आय है, माने कोई करदाता यदि कोई भारत में आय को कमा रहा है, इनकम अर्न्ड इन इंडिया, अगर कोई आय भारत में कमा रहा है तो निवासी में कर योग होगा, असाधारण में होगा कि अनिवासी में होगा या सभी में हो जाएगा। हमने आपको बताया था कि आय को कमाना प्लस आय को प्राप्त करना, उपार्जित करना और प्राप्त करना, 2 में से कोई भी एक क्रिया यदि भारत में हो रही है तो तीनों दशाओं में कर योग हो जाती है। या तो आप आय को भारत में कमा रहे हैं, भारत में उपार्जित कर रहे हैं या भारत में प्राप्त कर रहे हैं। 2 में से कोई भी एक क्रिया यदि आप भारत में कर रहे हैं तो वो तीनों दशाओं में कर योग हो रही है। अब क्वेश्चन नंबर 1 में बता रहा है कि भारत में उपार्जित आय, माने वो भारत में आय को कमा रहा है, उपार्जित कर रहा है, तो निवासी में भी कर योग हो जाएगा, असाधारण निवासी में भी कर योग हो जाएगा और अनिवासी में कर योग हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा कि सभी करदाताओं की दशा में कर योग हो जाएगा। अगर कोई आय भारत में उपार्जित हो रही है तो सभी करदाताओं की दशा में कर योग होती है। करदाता चाहे निवासी हो, चाहे असाधारण निवासी हो, चाहे अनिवासी हो, सभी दशाओं में ये कर योग हो जाती है। तो दूसरे में आते हैं, विदेश में स्थित व्यापार से आय जो भारत से नियंत्रित नहीं है, विदेश में स्थित व्यापार से आय जो भारत से नियंत्रित नहीं है। हमने जो आपको अभी टेबल बना करके समझाई है, वहाँ पर हमने आपको पूरा विस्तार से टेबल में बता दिया है। तुलनात्मक चार्ट इसलिए हमने बना दिया था कि आपको पता चल जाए कि कौन कौन सी आय, जैसे कोई आय है वो निवासी में क्या होगा, असाधारण निवासी में क्या होगा, अनिवासी में क्या होगा। तो जैसे दूसरा कह रहा है कि विदेश में स्थित व्यापार से आय जो भारत से नियंत्रित नहीं है, इनकम फ्रॉम बिजनेस व्हिच इज सिचुएटेड फ्रॉम आउटसाइड ऑफ इंडिया बट कंट्रोल फ्रॉम आउटसाइड ऑफ इंडिया, इनकम फ्रॉम बिजनेस व्हिच इज सिचुएटेड आउटसाइड ऑफ इंडिया बट नॉट कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, मतलब इंडिया में उसका कंट्रोल भी नहीं है। माने ऐसे व्यापार से आए जो विदेश में है और विदेश से ही उसका नियंत्रण और प्रबंध है, भारत से उसका कोई मतलब नहीं है। तो अगर ऐसा व्यापार है जो विदेश में स्थित है और विदेश में ही उसका नियंत्रण और प्रबंध है तो केवल निवासी की दशा में कर योग हो जाता है। किसकी दशा में कर योग हो जाता है? केवल निवासी की दशा में कर योग हो जाता है, अनिवासी की दशा में या असाधारण निवासी की दशा में कर योग नहीं होता। तो यहाँ पर आपका ए अनिवासी, बी असाधारण निवासी, सी अनिवासी, ये एक आपका निवासी होगा इसमें, ये ए निवासी कर लीजिए
बी असाधारण निवासी और सी अनिवासी। तो किस दशा में कर योग हो जाएगा? निवासी की दशा में, क्योंकि हमने आपको बताया है कि निवासी एक ऐसा करदाता है जो विश्व की चाहे जिस प्रकार की आय हो सभी आयों पर कर देने के लिए उत्तरदायी होता है, चाहे भारत में कमाई जा रही हो, चाहे विदेश में कमाई जा रही हो। व्यापार आपका चाहे भारत में हो, चाहे विदेश में हो, चाहे जहाँ से नियंत्रित हो। तो ऐसे व्यापार से आय जो भारत के बाहर है एवं भारत के बाहर ही नियंत्रित है तो केवल निवासी की दशा में कर योग होता है, असाधारण निवासी और अनिवासी की दशा में कर योग नहीं होता। परंतु अगर यहीं पर वो दिए होता कि विदेश में स्थित व्यापार से आय जो भारत से नियंत्रित है, अगर दिए होता कि ऐसे व्यापार से आय जो भारत से नियंत्रित है, इनकम फ्रॉम बिजनेस व्हिच इज सिचुएटेड फ्रॉम आउटसाइड ऑफ इंडिया बट कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, अगर भारत से नियंत्रित होता तो फिर दो दशाओं में कर योग हो जाता, एक तो निवासी में कर योग हो जाता और एक असाधारण निवासी में कर योग हो जाता। परंतु चूंकि कह रहा है कि उसका नियंत्रण भी भारत में नहीं है तो केवल निवासी की दशा में कर योग हो जाएगा। अब नंबर 3 में आ जाइए। भारत में निवासी के लिए कर योग आय नहीं है। अगर कोई व्यक्ति भारत में निवासी है तो कौन सी आय कर योग नहीं है? अभी हमने आपको बताया है कि निवासी एक ऐसा करदाता है कि सभी प्रकार की आय पर कर देने के लिए उत्तरदायी होता है, चाहे भारत की आय हो चाहे विदेशी आय हो। अब यहाँ पर देखते हैं, भारत में निवासी के लिए कर योग आय नहीं है। भारत में प्राप्त आय ये तो देगा, भारत में अगर प्राप्त आय है तो आपका क्या करेगा? भारत में वो टैक्स देगा। भारत में कर देने के लिए उत्तरदायी नहीं है। भारत में उपार्जित है, अगर भारत में आय को कमा रहा है तो भी उसको भारत में देना पड़ेगा। विदेश की कोई अगर आय है तो उस पर भी उसको भारत में टैक्स देना पड़ेगा। परंतु भूतकाल के बिना कर लगी हुई विदेशी आय जो गत वर्ष में भारत लाई गई है तो वह आपकी निवासी की दशा में कर योग नहीं होती। तो ये केवल एक ऐसी कंडीशन है। सवाल में भी अगर आप जब किताब देखोगे तो आप वहाँ पर देखना जो कंडीशन दी हुई हैं तो कई सवालों में दिया हुआ है कि भूतकाल के बिना कर लगी हुई विदेशी आय जो गत वर्ष में भारत लाई गई है वो निवासी की दशा में भी कर योग नहीं होती। आपको ये भी ध्यान देना है कि भाई भूतकाल की मतलब बहुत पहले की, पता नहीं है कि हमारी ये कब की आय है जिस पर टैक्स भी नहीं लगा है। अगर किसी वर्ष वो आय भारत लाई जाती है तो आपका निवासी की दशा में भी वो आय कर योग नहीं होती है। ये आपको थोड़ा सा अलग समझ लेना है। ये बात जो है तो क्या करना है, इसको आपको अलग से समझ लेना है कि अगर भूतकाल की कोई आय है, बहुत पहले की आय है जिस पर आपने टैक्स भी नहीं दिया है, अगर वो आय भारत लाई जाती है तो उस पर आपको निवासी की दशा में भी टैक्स नहीं देना है। तो यहाँ पर भारत में निवासी के लिए कर योग आय नहीं है। यही आपका डी है कि भूतकाल में बिना कर लगी हुई कोई आय है, अगर वो भारत लाई जाती है तो उस पर आपको टैक्स नहीं देना है। तो डी राइट आंसर आपको हो जाएगा। अब चौथा है, पेरिस में कमाई गई एवं वहीं प्राप्त की गई किस दशा में भारत में कर योग होगी? पेरिस में आपकी कोई आय है, वहीं आप कमाते हैं और वहीं प्राप्त कर रहे हैं। पेरिस आपका क्या है? विदेश है। तो इनकम earned एंड रिसीव्ड इन पेरिस, इनकम earned एंड रिसीव्ड इन पेरिस माने ऐसी आय जो विदेश में ही कमाई जाती है और विदेश में ही प्राप्त होती है तो किस दशा में कर योग होती है? ऐसी आय केवल निवासी की दशा में कर योग होती है, असाधारण निवासी और अनिवासी की दशा में कर योग नहीं होती। तो जो चौथा प्रश्न है तो किस में कर योग होगी? पेरिस में कमाई गई एवं वहीं प्राप्त की गई किस दशा में भारत में कर योग होगी? पेरिस में कमाई गई एवं वहीं प्राप्त की गई किस दशा में भारत में कर योग होगी? निवासी एवं असाधारण निवासी, असाधारण निवासी एवं अनिवासी, अनिवासी एवं अनिवासी, निवासी असाधारण एवं अनिवासी। देखिए ना तो ये आपकी निवासी में तो कर योग हो जाएगी परंतु असाधारण निवासी में कर योग नहीं होगी, तो इसका मतलब ये इसमें कर योग नहीं होगी। असाधारण निवासी और अनिवासी, असाधारण निवासी में भी कर योग नहीं होती और अनिवासी में भी कर योग नहीं होती, तो यहाँ पर भी आपकी कर योग नहीं होगी। इसके बाद सी में अनिवासी एवं निवासी, अनिवासी में तो कर योग नहीं होती परंतु निवासी में कर योग हो जाती है, तो यहाँ पर अनिवासी भी दिया हुआ है तो यहाँ पर भी कर योग नहीं होगी। अब नंबर डी, निवासी, असाधारण निवासी और अनिवासी। अब यहाँ पर देखिए निवासी में तो कर योग हो जाएगी, असाधारण निवासी और अनिवासी में कर योग नहीं होगी तो इसमें भी कर योग नहीं होगी। तो इसको हम ऐसा करते हैं कि इस प्रश्न में डी में हम केवल निवासी रख लेते हैं। क्या रख लेते हैं? केवल निवासी। असाधारण निवासी और अनिवासी काट देते हैं क्योंकि प्रश्न ही आपका गलत हो गया।
ये प्रश्न आपका जो लिखा है ये गलत है, क्योंकि अगर कोई आय विदेश में कमाई जाती है और विदेश में ही प्राप्त होती है और वहीं कमाई जाती है तो भारत में कब कर योग होती है? केवल निवासी की दशा में। तो अगर आप डी में केवल निवासी लिख लेंगे तो इसका मतलब है कि आपका ये डी आंसर सही हो जाएगा। अगर कोई आय विदेश में कमाई जाती है और विदेश में ही प्राप्त की जाती है तो वह केवल निवासी की दशा में कर योग होती है। तो अब आपका आंसर सही हो गया कि डी केवल निवासी की दशा में वो आय कर योग हो जाती है। और लास्ट है आपका, भारत में प्राप्त या प्राप्त समझी जाने वाली आय किस श्रेणी के करदाता के लिए कर योग होती है? ऐसी आय जो भारत में प्राप्त होती है या प्राप्त की हुई समझी जा रही है वो किस दशा में कर योग होती है? हमने आपको बताया था कि अगर आप या तो भारत में कमा रहे हैं या आप भारत में प्राप्त कर रहे हैं, दो में से एक क्रिया यदि भारत में हो रही है तो वो तीनों दशाओं में कर योग हो जाती है। यदि कोई आय भारत में प्राप्त हो रही है या उपार्जित की जा रही है तो निवासी की दशा में भी कर योग हो जाती है, असाधारण निवासी की दशा में कर योग हो जाती है और अनिवासी की दशा में कर योग हो जाती है। तो क्या हो जाएगा आपका? ये तीनों दशाओं में कर योग हो जाएगा। ये आपका डी में हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अगर कोई आय भारत में प्राप्त हो रही है तो निवासी में भी कर योग हो जाएगा, असाधारण निवासी में कर योग हो जाएगा, अनिवासी में कर योग हो जाएगा। माने जो ABC तीनों दी हुई हैं उपर्युक्त सभी, तो सभी में कर योग हो जाएगा। तो इसमें आपका क्या सही हो जाएगा? डी सही हो जाएगा कि अगर कोई आय भारत में प्राप्त की जा रही है तो उपर्युक्त सभी में कर योग हो जाएगा। माने निवासी में भी कर योग हो जाएगा, असाधारण निवासी में भी कर योग हो जाएगा और अनिवासी में भी कर योग हो जाएगा। तो बेटा ये आपके दोस्तों कुछ प्रश्न थे जो कि हमने बहुविकल्पीय के रूप में लेकर के आए थे। तो ये हमारा जो चैप्टर था निवास स्थान एवं उसका कर दायित्व, निवास स्थान के आधार पर किसी करदाता का कर दायित्व या कर भार, तो वो हमने आपको विस्तार से बताया। पहले इसकी पूरी थ्योरी बता दी है, सवाल भी बताए हैं और ये आपके बहुविकल्पीय प्रश्न भी बने हैं। तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो मैं थोड़ा सा अलग हो जा रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको देखने के लिए ठीक रहेगा। और इस प्रकार से हम इसको देखते हैं। तो ये चैप्टर था, आप हमको कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि ये सेशन आपको कैसा लगा। और बस इसके साथ ही हम अपनी बात को समाप्त करेंगे, परंतु पुनः आपसे एक बार निवेदन कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने दोस्तों में इसको शेयर करिए। अब इसके बाद हम जब कल जो नया सेशन लेकर के आएंगे, बहुत ही अच्छा सेशन रहेगा, इनकम फ्रॉम सैलरी का सेशन रहेगा। और ये हमारा थोड़ा सा बड़ा सेशन है। ये जिस प्रकार से अभी हमने देखा कि एक एक पीरियड में हमारे पूरा चैप्टर निकल रहा था, परंतु सैलरी थोड़ा सा बड़ा है, उसमें हमें लग सकता है 4 या 5 सेशन लग जाएंगे उसको पढ़ने में। बहुत अच्छा चैप्टर है और उसमें बहुत काफ़ी प्रावधान है, उसमें कई सेशन लग जाएंगे। उसको आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि परीक्षाओं में ज़्यादातर आपका इनकम फ्रॉम सैलरी से ही सवाल पूछे जाते हैं। ज़्यादातर प्रश्न आपके इनकम फ्रॉम सैलरी में ही पूछे जाते हैं, तो उसको ध्यान से पढ़ना है। तो बस इतनी ही बात हमको कहना है। आप हमको कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि ये सेशन आपको कैसा लगा। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।